या तो फिर से आप सभी को नमस्ते। जैसे हम आप सभी को बताए थे, वी आर कंटिन्यूइंग और एक वेब सेमिनार में हमारा एग्रीकल्चर में आप सभी का स्वागत है। तो बिफोर स्टार्टिंग टू द स्लाइड, ये डिटेल में हम जानकारी लेंगे दैट वी हैव आवर मल्टीपल लैंग्वेज ट्रेनिंग आल्सो मंडे से लेके फ्राइडे तक। मंडे को वी डू इन हिंदी, ट्यूसडे को वी डू इन कन्नड़ा, वेंसडे को तमिल और मलयालम, थर्सडे को इन तेलुगु एंड इन फ्राइडे इन ओडिया। आप ज्वाइन भी हो सकते हैं, यू कैन जॉइन अस एंड आप वहां से भी, आप कोई भी लैंग्वेज डिफरिंग हो आप पूछ सकते हैं, हम दोनों वहां पे प्रेजेंट रहेंगे फ्रॉम 6 PM to 7 PM। ओके, तो आप हमेशा हमारे साथ जुड़ सकते हैं एंड वी विल बी प्रोवाइडिंग यू विद द नंबर्स ऑल्सो। तो थैंक यू। एंड सर मराठी, लाइक आई अंडरस्टैंड मराठी बट आई कैन स्पीक, बट हिंदी तो मराठी जानने वाले हिंदी जरूर समझते हैं, आई थिंक सो। तो प्लीज अगर कुछ हो सकता है तो प्लीज मैनेज कीजिए। यू कैन टॉक टू अस, वी विल बी रिप्लाइंग इन हिंदी। तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना सर? ओके, चलिए शुरू करते हैं। हमारा स्लाइड आज का, जैसे कि वाई टू यूज, जैसे हमारा आज का टॉपिक है वाई टू यूज बायोस्टिमुलेंट्स फॉर कल्चरिंग ऑफ क्रॉप्स। तो मेन बेसिक हम क्यों कल्चर करना चाहिए, बायोस्टिमुलेंट्स का, जैविक का क्यों अपनाना चाहिए, वो डिटेल में हम जानेंगे। तो बेसिक में कौन कौन सा सॉइल इंडिया में मिलता है वो जानते हैं हम। यू कैन से डिफरेंशिएट इनटू 7 एंड मेजरली 7 आपको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जैसे कि ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल एंड लैटराइट सॉइल, देन डेजर्ट सॉइल, फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल, सैलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल। तो ये सब डिफर करता है, एक एक जगह का, एक एक मतलब एक एक एरिया का, इट डिफर्स अकॉर्डिंग टू द ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स, अकॉर्डिंग टू द लैटिट्यूड दैट वी कम डिक्रीजेस। तो ये आप सभी को एक एक जगह में एक एक तरह की मिट्टी मिल जाती है। जैसे ब्लैक सॉइल डेक्कन प्लेट्यूज में मिलता है, डेक्कन प्लेन्स में मिलता है, अलुवियल टुवर्ड्स द रिवर बेसिन्स में मिलता है, रेड सॉइल एट द प्लेन्स मिलता है, लैटराइट सॉइल आपको ऐसे मान सकते हैं, ये तो मेजर लैटराइट सॉइल ही होते हैं। डेजर्ट सॉइल इन द डेजर्ट ऑफ आवर राजस्थान, वहाँ पे थर में गुजरात का डेजर्ट है। सैलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल जैसे कि रन ऑफ कच्छ में है। फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल जो कि हमारा उत्तराखंड, उस एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। और सॉइल प्रॉब्लम्स हमारे भारत में क्या क्या है? सॉइल प्रॉब्लम्स रिलेटेड बहुत ही दिक्कत होता है प्लांट को। अगर आपकी मिट्टी बहुत अच्छे से है और आपकी मिट्टी को अच्छा आप गुण तत्व से उसको भरना चाहते हैं, तो इसको बेसिकली आप क्या कर सकते हो ना कि सॉरी, एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? आप सभी को सुनाई दे रहा है ना? प्लीज अगर इट्स ऑडिबल टू यू, प्लीज अगर कुछ यू कैन कंफर्म इन द चैट बॉक्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। तो बेसिक सॉइल प्रॉब्लम्स क्या क्या है? बेसिक सॉइल प्रॉब्लम्स हमारे भारत में क्या है कि पुअर सॉइल कंडीशनिंग हेल्थ है, हमारा एक्सटेंसिव यूज ऑफ हमारे केमिकल पेस्टिसाइड्स हो गया, ऑर्गेनिक जो पेस्टिसाइड्स केमिकल्स, और हम जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करते हैं, रासायनिक द्रव्यों का इस्तेमाल करते हैं, तो ये सब हमारा ऑर्गेनिक मैटर्स हमारा खत्म कर देता है। न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस हो जाते हैं। हमारी खनिज तत्वों की जो होनी चाहिए मिट्टी में, वो जरूरत के हिसाब से नहीं होता है। मिट्टी का हमारा एसिडिफिकेशन बन जाता है, मिट्टी की पीएच वैल्यू बढ़ जाता है, सॉइल की बिगाड़ जाना, क्योंकि अगर आप जैविक भी कर रहे हो, बगल वाले खेत आपको ज्यादा केमिकल के इस्तेमाल करने से वो उस पानी में भी आपको कंटामिनेशन की हो सकता है। डिजीजेस भी वैसे ही कंटामिनेट होते हैं, वाटर लॉगिंग, फंगल डिजीजेस ज्यादा आ जाते हैं, बैक्टीरिया विल्ट वो सब ज्यादा आ जाता है। सॉइल कॉम्पैक्शन, ज्यादा यूरिया का इस्तेमाल करने के कारण आपकी मिट्टी कठोर बन जाती है, उसमें नहीं जा पाती। अगर जड़ मजबूत नहीं है तो पेड़ कैसे खड़ा होगा? ठीक है ना सर? डिक्लाइन ऑफ सॉइल बट जो मिट्टी की गुण तत्व था, जो मिट्टी की खासियत थी कि वो इतना पैदावार क्षमता जो देता था उतनी वो दे नहीं पाता है। मिट्टी की हेल्थ बिगड़ जाना। आपको बेसिक डेंजर क्या है? हम ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का, केमिकल रसायनों का, केमिकल द्रव्यों का हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा जो भी रासायनिक द्रव्य हैं, जो भी हम घास मारने की औषध है, जैसे खरपतवार है, वो सब हम कितना कम लागत में कम कर सकते हैं, क्योंकि वही ज्यादा हो जाता है पैसा किसान के लिए। तो वी हैव टू मैनेज द एफिकेसी ऑफ द कॉस्ट एफिकेसी ऑफ द
फार्मर्स की भी जो 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 लागत होती थी वो ज्यादा से ज्यादा हमको कम करना है और उनकी पैदावार क्षमता को बढ़ाना है और उनको बेसिकली जैविक में कन्वर्ट करना है। एंड कैसे करना है सर? पहले साल में 50% जो भी केमिकल द्रव्य आप इस्तेमाल करते थे उसका इस्तेमाल करना है। उसके साथ हमारे एसएचपीएल एग्रो केयर का प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना है एंड यू विल बी गेटिंग ऑप्टिमम रिजल्ट। उसके बाद यू विल बी सीइंग द कन्वर्जन ऑफ योर क्रॉप। आपको अच्छा खासा जैविक गुणों से वो भरा हुआ रहता है। उसके बाद आपको लाइक आपकी जो भी लाइक कंटेमिनेशन है वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरे साल में अब और भी खासियत उसमें देख सकते हो। तीसरे साल में कैसे दूसरे साल में आपको लगभग 30 से 20% का करना पड़ेगा उस रासायनिक द्रव्यों का इस्तेमाल। उसके बाद 10% तीसरे साल में 10 से 0% का इस्तेमाल करके चौथे साल में आपकी जमीन जैविक कहलाती है। कैसे? आपको मिट्टी को सॉइल टेस्ट करवाना है। सॉइल टेस्ट हमेशा ये करवाइए, ये बहुत ही अच्छी चीज होती है। कैसे हम मिट्टी को कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, कैसे हम जैविक तौर से मतलब बदल सकते हैं? बायो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करके, बायो स्टिमुलेंट्स का इस्तेमाल करके, ऑर्गेनिक मैन्योर का इस्तेमाल करके, जैविक खाद का, ऑर्गेनिक हमारे कीटनाशकों का इस्तेमाल करके, बायो पेस्टिसाइड्स जो मैं बोल रहा हूँ मतलब जैविक तौर से बना हुआ पेस्टिसाइड्स हुआ, रासायनिक द्रव्य हो गए, फंगिसाइड्स हो गए, जैसे कि हमारा डॉक्टर गोल्ड फंगी है, नीम है, इट कम्स ऑन द दोज कैटेगरीज। ओके, ये सब अगर हम अपनाएंगे और धीरे धीरे केमिकल छोड़ देंगे तो वो गुण तत्व जो मिट्टी की थी और जो खासियत थी, जो मिठास था, जो जो हमको पोषक तत्व चाहिए हमारी खेती में, वो सब आपको मिल जाएगा। ठीक है ना सर? आप सभी को समझ में आ रहा है ना? If I am audible to you all, please confirm in chat. ओके, थैंक यू वेरी मच सभी को। आप रिस्पांस बहुत अच्छा दे रहे हैं। इट्स आवर फॉर्चुनेट एनफ कि आप इतना कनेक्टिंग ऑडियंस है। हमको भी वो एनर्जी मिलता है कि हम अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाए। थैंक यू वेरी मच सभी को। ओके ओके, प्लीज मैं आपको स्लाइड के दौरान भी वक्त दे रहा हूँ। आप यू कैन नोट दिस पॉइंट्स या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये आपको थोड़ा एजुकेट करेगा रिगार्डिंग कोई भी एग्रीकल्चर कर रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। क्यों टॉपिक में आते हैं, बायोस्टिमुलेंट्स का क्यों इस्तेमाल करना है और उसका क्या क्या तनाव होते हैं, क्यों तनाव लगता है। बेसिक अबायोटिक तनाव। अबायोटिक तनाव क्या है? अबायोटिक तनाव ये है जो जो जीवाणु जिंदा नहीं होते उनके कारण वो जो तनाव आता है, उसका आधा % हमारा किसान वहां पे ही गवा देता है। क्योंकि जो जो जीवाणु जिंदा नहीं होते उसी कारण वो जैसे कि वातावरण अ, मतलब वातावरण के प्रदूषण के कारण वातावरण अनुकूल नहीं होता है। वातावरण में जो मिट्टी को चाहिए वो नहीं देते हम, जो खेती को चाहिए वो मिट्टी हम नहीं दिला पाते, वो हम कंपोजिशन नहीं देते हैं। तो ये सब बेसिकली हमको बहुत दिक्कत देता है। तो ये 50% ऑफ यील्ड पोटेंशियल का कारण है और ये हमने फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का सर्वे के हिसाब से है। क्योंकि इसका तनाव पड़ेगा तो आपकी पैदावार क्षमता भी घट जाती है। ठीक है ना सर? तो बेसिक बायोस्टिमुलेंट्स का इस्तेमाल करने के कारण क्या रहेगा? ये जो तनाव है, ये तनाव से आपको बचाता है, ये तनाव से आपको रोक पाता है। ये तनाव के जैसे हमको इम्यूनिटी चाहिए वैसे ही बायोटिक स्ट्रेसेस से उनको इम्यूनिटी चाहिए, पहले से वो तैयार रह सके। और उसके बाद आता है बायोटिक स्ट्रेसेस। बायोटिक स्ट्रेसेस का मतलब क्या है? बायोटिक स्ट्रेसेस, देखिए अबायोटिक स्ट्रेसेस आया तो बायोटिक स्ट्रेसेस भी आएंगे। बायोटिक स्ट्रेसेस जो जीवाणु जिंदा रहते हैं, जैसे कि सूक्ष्म जिन छोटे छोटे फंगल बैक्टीरियल जिनके कण होते हैं, जो जीवाणु के कण के बिना नहीं रह पाते, वो अबायोटिक है। कण के बिन वो जो रहते हैं वो बायोटिक है। अबायोटिक में क्या क्या आता है सर? सर प्लांट स्ट्रेस
अभी भी वॉइस प्रॉब्लम आ रहा है क्या सर? प्लीज चैट बॉक्स में मेंशन कीजिए प्लीज। सॉरी, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, सॉरी सॉरी। या एम आई ऑडिबल टू यू? अभी तो क्लियर आ रहा है ना? हेलो। या सर। या थैंक यू। प्लीज, हाँ। या प्लीज, आप प्लीज नोट करते रहिए। सॉरी आई फॉर द इंटरप्शन, प्लीज आप नोट करते रहिए। या तो जैसे मैंने बताया था, बायोटिक तनाव और अबायोटिक तनाव। बायोटिक तनाव में क्या क्या आते हैं? हीट आता है, लो लो और हाई जो टेम्परेचर हो जाते हैं। कोल्ड आता है, कोल्ड में भी लो और हाई जो कि मतलब विंड के साथ होता है। सॉल्ट आता है, जैसे कि हमारी ज्यादा यूरिया की यूज, केमिकल की, फर्टिलाइजर की इस्तेमाल करने के कारण, रासायनिक द्रव्यों का ज्यादा इस्तेमाल होने के कारण तो सॉल्ट का डिपॉजिट ज्यादा हो जाता है। ड्रॉट, सूखापन पड़ना, बारिश ना होना, फ्लडिंग, ज्यादा पानी आ जाना, बाढ़ आ जाना, सैलिनिटी, जैसे कि मैंने बताया था कि वो उसमें ज्यादा जो नमक की क्षमता है वो बढ़ जाता है। बायोटिक स्ट्रेसेस में जैसे कि जीवाणु जो हमको रोग देते हैं, जैसे कि मतलब वायरस हो गया, पैथोजन अटैक आ गया, बैक्टीरियल आ गया, इंसेक्ट अटैक, एम्फिड, जैसिड, कैटरपिलर, सुड़ियां जो लगते हैं, जो जो मतलब जो मच्छर लगते हैं वो सब, हर्बीवोर अटैक और बैक्टीरिया, वायरसेस इत्यादि, ये सब इसी में ही आते हैं। ठीक है सर। उसके बाद एबायोटिक स्ट्रेसेस का मेन रीजन है वो स्ट्रेस को आपको अनरिलेटेड कर देता है, और ये एक साइकिल रहता है। एबायोटिक स्ट्रेसेस आया तो आप सभी को बेसिकली ये सब दिखाई देगा। पीएच का इम्बैलेंस, टेम्परेचर ज्यादा होना, हवा ना होना, हवा ज्यादा होना पानी के कारण, मिट्टी के कारण, ज्यादा धूप आना। उसके बाद आपकी जो जो रेनफॉल ना हो पाना, सूखा ना पड़ना, ज्यादा पत्थर, ज़्यादा कण आ जाना, जो कि नहीं चाहिए, जैसे कि हेवी मेटल्स आ जाना, वो सब, ठीक है ना सर? यील्ड क्रॉप्स भी आ जाता है, अनफेवरेबल कंडीशंस हो जाते हैं। आपकी वहाँ पे जो पैदावार क्षमता है वो घट जाता है उसी के कारण। पहले उसी में अबायोटिक तनाव में क्या-क्या आता है? वाटर स्ट्रेस पहले आता है। वाटर स्ट्रेस का क्या है कि पानी नहीं होगा, हमको भी तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, सेम सेम आपको दिखाई देता है। जैसे कि पानी अगर नहीं होता है तो वो अ, देखिए ऑक्सीजन लेके वो CO2 लेके वो ऑक्सीजन छोड़ता है, बट पानी के कारण एट द टाइम ऑफ नाइट ये कभी-कभी मतलब ऑक्सीजन लेके CO2 भी छोड़ देता है। तो ये होता है, मक्के में होता है, तो बहुत सारे धान धान में तो बेसिकली ऑक्सीजन ही निकलता है, तो ये सब होता है। वाटर स्ट्रेस के कारण ये इम्पैक्ट करता है, C4, C3 पाथवे होते हैं। ये इसका तनाव ज़्यादा पड़ने के कारण मुरझाना या ज़्यादा टैम्पर होना, ज़्यादा फंगल इन्फेक्शंस आ जाना, वो सब हो जाता है। अगर आपकी वो गुण तत्व मिट्टी में नहीं हो जाती है, खनिज तत्व नहीं रोक पाता है, तो ये सब होता है। उसके बाद आ गया हमारा हीट का जो कि जैसे कि टेम्परेचर बढ़ पाना, उसके कारण फूल गिर जाते हैं, फूल जल्दी मुरझा जाते हैं, फूल जल्दी नहीं पाते हैं, पानी जल्दी सूख जाना, जो कि हमारी जो बीज से है जो फसल जो कि तना निकलना चाहिए वो नहीं निकल पाता है, जल्दी से मतलब एब्ज़ॉर्ब कर लेता है सूखापन को, तो ये सब होता है। और ये क्या करता है, ये फेनोलॉजी, टर्गर, ये रिडक्शन, ये सब काम करेगा आपकी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज़्म में इफ़ेक्ट करना, ये सब इंटरलिंक्ड होते हैं, ठीक है ना सर? और ये इरिवर्सिबल होते हैं, ये सब हम इरिवर्सिबल नहीं कर सकते, पहले से हमको इसका देखना पड़ता है। सॉल्ट स्ट्रेस आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे कि अगर आप ज़्यादा यूरिया का इस्तेमाल करते हो, तो उसका एक पपड़ी जम जाती है हमारी, पानी अगर सूख जाता है उसके ऊपर सफ़ेद पपड़ी जम जाती है। वो क्या है? वो नमक ही है। नमक अगर आपके मिट्टी में है, तो क्या उगेगा कुछ और? आने वाले दिनों में वो सब आपकी मिट्टी बंजर हो जाती है। आपकी मिट्टी, उसमें उगता कुछ नहीं है। आपकी गुण तत्व मिट्टी की खत्म कर रहे हो। जितना ज़रूरत है उतना कीजिए या उससे कम ही कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बस जैविक अपनाइए। और कैसे अपना सकते हैं? हमारा एसएसपी एग्रो केयर सॉल्यूशंस का प्रोडक्ट इस्तेमाल, उसके बारे में हम डिटेलिंग जानेंगे आने वाले इसी महीने में, या अगर टाइम है तो आई विल बी डिटेली एक्सप्लेनिंग यू टुडे ही, वरना नेक्स्ट ऑन February 15th आई थिंक वी विल बी प्रेजेंटिंग यू विद ऑल द प्रोडक्ट डिटेल नॉलेज आल्सो। आज उसके बारे में डिटेली जानते हैं, बायोस्टिमुलेंट्स क्यों इस्तेमाल करना है। बायोस्टिमुलेंट्स कैसे है? जैसे कि आपको पता है कि हमारे घर में करंट है, करंट कैसे होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव आयन मिलके होता है, तो वैसे ही बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होते हैं। यहाँ पे आप देख ही रहे होते हैं फेरस, फेरस का मतलब क्या है? वो आयरन होता है। आयरन कौन से फॉर्म में है? प्लस फॉर्म में है। जिंक कौन से फॉर्म में है?
माइनस फॉर्म में है। पर ये आपको प्लस और माइनस का भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे ही कंप्लीट जैसे नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस मिलते हैं, वैसे ही खनिज को जाता है और खाना बनाने की प्रक्रिया होता है। ठीक है ना सर? तो ये सब आपको मिले, अच्छा खासा जाए, जाइलम से जाए, फ्लोएम से खाना जाता है। जाइलम से खनिज तत्व, पानी, वो सब जड़ से ऊपर जाता है। फ्लोएम से आपकी खाना हर एक पौधे के हर एक अंगों में, जड़ के अंदर, पत्तों के अंदर, टहनियाँ, कांड, उसके सब बनने में, फूल में, सब में ये काम आता है। अगर ये हाई लो पीएच रहा, ये तो आपकी मतलब मिट्टी यूरिया लगाएंगे ना, तो ये आपको जानकारी नहीं मिलेगी कि कितना आपकी मिट्टी खत्म हो रहा है, कितना मिट्टी आप उसको बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि पीएच इम्बैलेंस हो जाता है। परसेंटाइल ऑफ हाइड्रोजन जो रहना चाहिए वो खत्म हो जाता है। वो कैसे होता है? सर देखिए, अगर आपकी मिट्टी 5 से लेके 7 के अंदर है, तो आपकी मिट्टी उपजाऊ है, आपकी मिट्टी कुछ ना कुछ उपजाता है। उससे उससे कम या 7.5 से 8 से ज्यादा हो गया, तो उसमें कुछ भी नहीं उगेगा। और ये आपकी ज्यादा केमिकल की, रासायनिक द्रव्यों की इस्तेमाल करने के कारण ज्यादा 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 आपको ये दिक्कत होता है। एंड ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि ये अल्कलिनिटी भी बदल जाता है, सैलिनिटी में भी आ जाता है, कभी सोडिक बन जाता है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन सा है। तो ये कैसे प्राप्त कर सकते हो? ये आपको सॉइल टेस्ट करके मिलेगा, ठीक है ना? उसके बाद आता है ड्रॉट स्ट्रेस। ड्रॉट स्ट्रेस का मतलब है जो कि सूखापन पड़ना। सूखा या आई विल बी शेयरिंग यू द पीडीएफ ऑल्सो, आप लास्ट तक बने रहिए, आई विल बी सेंडिंग। सूखापन पड़ना, सूखापन का क्या है ना, बेसिकली वातावरण में अगर हम पानी भी देंगे तो ड्रिप के माध्यम से भी दे सकते हैं, बाहर के से हम भी दे सकते हैं, तो इरिगेशन चैनल्स में भी दे सकते हैं। पर अगर वहां पे बेसिकली बारिश ही नहीं होता है, सेमी एरिड रीजन है, एरिड रीजन है, तो उसमें क्या है, सूखापन में ज्यादा मुरझा जाता है, ज्यादा टेम्परेचर रहता है, ज्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, और ये मतलब आपको क्या है, खनिज तत्वों की कमी हो जाती है, और एक ही खनिज तत्व बढ़ जाता है। तो ये सब होता है अगर आपकी सूखापन पड़ रहा है तो सूखापन का क्या ये कर सकते हो, क्या बदल सकते हो? अगर आप, हमारा एक नया प्रोडक्ट एक्वाजेल आता है, वो भी कर सकते हो, या उसके बाद आप उससे पहले मैक्स का, ब्लैक मैजिक का, ह्यूमिक लिक्विड का, ये सब का आप मिला के स्प्रे कर सकते हो। तो ये क्या करेगा, मिट्टी को भुरभुरा बनाएगा, पानी को रोकने लायक क्षमता बढ़ाता है, ये सब आपको मिलेगा इसमें। ठीक है ना सर? उसके बाद फ्लडिंग हो गया, जैसे कि हम राइस में ज्यादा हम फ्लडिंग करते हैं, तो सिमिलरली बहुत सारे क्रॉप्स में ज्यादा फ्लडिंग नहीं चाहिए, इनिशियल स्टेजेस में चाहिए, एट द टाइम ऑफ एलोंगेशन, स्टेम एलोंगेशन, उसी वक्त चाहिए। पैनिकल इनिशिएशन, जब वो जो पैनिकल जो जो हमारा कांड होता है, जो कि जो पकड़ के रखता है, जो कि अनाज को पकड़ के रखता है, वो सब बढ़ने लायक नहीं होगा, तो वहां पे कंटामिनेशन ज्यादा हो जाता है। फ्लडिंग के कारण वायरल, बैक्टीरियल, फंगल भी आ जाता है, विल्ट भी आता है, रॉट भी आता है, तो ये सब दिक्कत हो जाता है। और ये क्या करेगा, ज्यादा ज्यादा ऑक्सीडेटिव टेंशन देता है, जैसे कि हमको भी ज्यादा टेंशन मिलेगा तो डायबिटिक होना, बीपी बढ़ जाना, वो सब हमको जैसे होता है, ये भी वैसा हो जाता है। अगर आपको ज्यादा टेंशन मिलता है, ऑक्सीडेटिव टेंशन मिलता है, तो ये सब आपकी बढ़ जाती है। ठीक है ना सर? कोल्ड स्ट्रेस, कोल्ड स्ट्रेस का मतलब सर बेसिकली बहुत सारे क्रॉप्स है जो कि मतलब ठंडी वातावरण में अच्छा खासा उग सकते हैं, लेकिन वो हमको भाप के उगाना है। कौन सा खेती किस मिट्टी में हो सकता है, किस वातावरण, वी हैव टू थिंक बिफोर प्लांटिंग और सोइंग। और उसी हिसाब से अगर आप मतलब बीज बो रहे हो और सूखा पड़ रहा है, या बीज बो रहे हो ज्यादा बारिश हो गया, या वो सब आपको ध्यान में रख के करना है। या बीज बोने के वक्त जब फूल निकलता है, खिलता है, उसी वक्त अगर ठंडा हवा का झोंका आ गया तो मुरझा जाना, उसको उसको लाइक जैसे हमको ठंडी लगती है, उनको भी वैसा लाइक मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है, सेलुलर इम्बैलेंस आ जाते हैं, ये आपकी जो बढ़ने की क्षमता है वो घट जाता है। ठीक है ना? तो ये हो जाता है। उसके बाद विंड स्ट्रेस आ गए। आप समझते होंगे, अगर देखिए अगर आप जैविक नहीं करते रहेंगे, अगर आप गेहूं करते हो, अगर आप राइस का खेती करते हो, तो आप देखे होंगे अगर हम पानी दें या ना दें, हम जब कटाई करते हैं थोड़ी भी हवा का झोंका आए तो वो गिर जाता है। वो जो अनाज पकड़ के रहता है, उसकी जो जो वेट के कारण वो झुक झुक जाता है। लेकिन अगर हमारा ब्लैक का और हमारा ह्यूमिक लिक्विड का इस्तेमाल कर रहेंगे ना, तो ये आपकी झुकने से बचाएगा। मैक्स का, ब्लैक मैजिक का करेंगे तो जो कांड का मजबूत है, जो जो जमीन में जो जड़ें मजबूत बिठानी है, ह्यूमिक ग्रैनुल्स का इस्तेमाल करके,
जो जड़ें अच्छी खासा पकड़ के रहता है और अच्छा खासा खड़ा रखता है पौधे को, ठीक है ना सर? और ये क्या करेगा ना, ये आपको मतलब ऑल ओवर स्ट्रेस से भी और हवा का झोंके से भी बचाता है, ठीक है ना सर? और हवा के झोंके जैसे से भी टहनियाँ टूट जाना, फल-फूल गिर जाना, उसके बाद विल्ट का आना, वो सब हो जाता है, ठीक है ना सर? और एक हवा का एक ऐसा इफ़ेक्ट है कि ये आपको एक जगह में अगर कुछ लगा है, तो वो हवा के कारण भी आपके पास आता है। तो अगर आप नीम का, डॉक्टर गोल्ड का स्प्रे करेंगे ना, तो ये आपको आस-पास हवा आने से भी ये आपकी एडवांस प्रोटेक्शन करता रहेगा, ठीक है ना सर? उसके बाद आते हैं बायोटिक स्ट्रेसेस में। बायोटिक जैसे मैंने बताया था, जो जीवाणु जिंदा है, जैसे कि वीड्स हो गए। वीड्स का मतलब जो कि हमको अनवांटेड प्लांट्स है, जो कि हमको नहीं चाहिए, जो कि हमको ज्यादातर हमारी फसल को कॉम्पिटिटिव होते हैं। तो हमको ऐसा क्रॉप रोटेशन का प्लान शेड्यूल करना चाहिए। इंसेक्ट्स हो गए जैसे कि एम्फिस, जैसिड्स, लीफ माइनर, सुड़ियां जो बोलते हैं, पत्ते काट देते हैं, पत्तों चूस लेते हैं, ये सब फंगी, बैक्टीरिया आ गया, वायरस आ गया। उसके बाद जैसे हमारे गाय ये सब ये भी आ जाते हैं अटैक के अंदर। अदर प्लांट्स जैसे हो गए, जैसे कि वो पैरासाइटिक रहते हैं, वो वैंडा हो गया, वो पौधे के ऊपर वैसा रह जाएगा और वो जो भी पौधे जड़ से आता है ये खा लेता है, लेकिन हमारे पौधे को नहीं पहुंचता है। तो ये सब रहता है बायोटिक स्ट्रेसेस में। तो ये जानकारी लेंगे, ये अल्टरनेटिव होता है। जैसे मैंने बताया था, अबायोटिक तनाव, अगर जो जीवाणु जिंदा नहीं होते उनका तनाव अगर पौधे में लगता है, तो जीवाणु भी, जो जिंदा जीवाणु है उसका तनाव भी पौधे में लग जाएगा जल्दी ही। जैसे कि पहले आता है फंगल डिजीजेस। मेजरली हमको क्रॉप में फंगल डिजीज दिखने मिल जाता है जल्दी ही, जबकि आपको बाकी सब थोड़ी देर के बाद, जब आप 30 दिन के हो जाता है तब दिखता है। पर फंगल डिजीज मेजरली पहले ही अटैक हो जाता है, और ये आपको बेसिकली क्या करता है ना, फोटोसिंथेटिक जो खाना बनाने की प्रक्रिया है, जो खिंचाव होना चाहिए, जैसे कि जड़ की सूख जाना, जड़ में सड़ जाना, ये सब आपको फंगल डिजीजेस के, बैक्टीरियल रॉट के कारण भी आता है, फंगल रॉट के कारण भी आता है। ये सब आपकी सेल डिवीजन को भी रोक देता है। ये जो कण को विभाजितता होना चाहिए, विभिन्न कण को बनाने के लिए जो क्षमता होना चाहिए, वो भी कम कर देता है। तो इसके लिए क्या है, हमारे पास फंजी है, नीम है, इसको आप फंजी और नीम के साथ आप मिला के कर सकते हो। और फंगल डिजीज को कैसे करते हैं, फफूंद जाति की कोई भी बीमारी हो, कोई भी आपको दिखाई दे रहा होगा, सड़ जाता है या उसके ऊपर एक ब्राउन कलर का स्पॉट आ जाता है, या सफेद की कोई पपड़ी जम जाती है, हाथ फेर लेंगे तो हाथ में लग जाता है। तो ऐसे ऐसे जो भी लगते हैं ये फंगल डिजीज कहलाते हैं। और फंजी आप ले सकते हो 2 ग्राम प्रति लीटर को, और नीम भी 2 एमएल प्रति लीटर को, मतलब 15 लीटर टंकी में 30 ग्राम 30 एमएल, ठीक है ना जी? ये दोनों स्प्रे करके आप फंगल डिजीज से छुटकारा पा सकते हैं। उसके बाद आया वायरल डिजीजेस। वायरल डिजीजेस का ये मेन है कि ये चूसने लेते हैं। ये जो भी छोटे-छोटे कीड़े आते हैं, जो भी मच्छर आते हैं, जो कि मतलब अगर एक कोई घाव आ जाता है उसके ऊपर, पत्तों के ऊपर, पेड़ के ऊपर, तो ये सब वायरस अटैक हो जाता है बाहर से। जैसे कि हमको अगर फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो अगर काटती है तो तभी तो मलेरिया होता है, और कोई मच्छर काटेगा तो नहीं होगा ना। सिमिलरली यही होता है, जो वायरल मच्छर आके वो काट देता है, तो पकड़ के और एक पौधे से लेके आया है, तो ये कंटामिनेट कर देता है। जैसे कि हमारे चिली में जेमिनी वायरस बोल सकते हो, पपाया में भी आपको जेमिनी वायरस लगते हैं। इट आल्सो हैज़ सेवरल डिजीजेस। उसके बाद आप लाइक एम्फिज एसिड अटैक से भी ये बहुत हो जाता है, सकिंग पेस्ट से ज़्यादा आ जाता है। तो ये सब डिजीज़ेज़ वेराइटीज़ होते हैं, तो ये आपको भाँपना है। पत्ते सिकुड़ जाते हैं। ये पोषक तत्वों की कमी के कारण भी होते हैं, और ये वायरल डिजीज़ेज़ के कारण भी होते हैं। ये आपको भाँपना है। जैसे कि कैल्शियम की कमी के कारण आपको दिखाई देगा पत्तों पीलापन पड़ जाता है। तो वो पत्ता पीलापन भी इसमें भी पड़ता है और सिकुड़ता है, पर वो पुराने पत्तों में दिखता है, ये हर एक पत्ते में दिखता है। तो वायरल डिजीज़ की और पोषक तत्वों की कमी के कारण कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, वो भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। आप देख के ही जान सकते हैं, ठीक है ना सर? इसके बारे में भी हमारे पास एक शेड्यूलिंग है, हम करेंगे, या आप हमारे यूट्यूब चैनल में भी जाके आप देख सकते हो। हर एक का मैंने पहले पिछले 1 साल से हर एक का मैंने कर चुका हूँ। यू कैन गो थ्रू द यूट्यूब चैनल। हर एक खेती के बारे में भी उसमें है, ठीक है ना सर? अभी आते हैं इंसेक्ट पेस्ट अटैक। जैसे कि मैंने बोल रहा था कि स्केल्स हो गए, लेज़ बग्स आ गए, एडल्जिट्स हो गए, मीली बग्स आ गए।
ट्रिप्स हो गए, स्पिटल बग्स हो गए, एम्फिड्स हो गए, व्हाइट फ्लाइज, और उसके बाद लीफ हॉपर्स, उसके बाद ग्रब हो गया, उसके बाद लीफ माइनर हो गए, उसके बाद पत्तों को काटने वाला जैसे कि बोलते हैं, उसके बाद जो कि फलों को जो खा लेता है, बोलवर्म बोलते हैं, कैटरपिलर्स होते हैं, ये सब आपकी प्लांट ईटिंग एनिमल्स, प्लांट सकिंग एनिमल्स, प्लांट को अफेक्ट करने वाले हो जाते हैं, ठीक है ना सर? और ये सब आप जो केमिकल का स्प्रे करते हो, ये सब देखिए केमिकल का स्प्रे क्यों करना है? क्योंकि हमको लाभदायक कीड़े को नहीं मारना, हानिकारक कीड़े को मारना है। ऐसे बहुत सारे कीड़े हैं कि जो कि हानिकारक कीड़े को खाते हैं, पर हमारी रासायनिक की स्प्रे करने के कारण वो सब मर जाते हैं, केंचुए मर जाते हैं, सूक्ष्म जीव मर जाते हैं। बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो कि नाइट्रोजन को पचा के हमको पौधे को देता है। पर ये सब हम नाइट्रोजन यूरिया के साथ देते हैं, पर ये पौधे ले नहीं पाता है। यूरिया क्योंकि 20% ही पौधे को मिल पाता है, उससे ज़्यादा भी नहीं ले पाते हैं। तो वो ऑप्टिमम बनाने के लिए ये सब आपको जैविक में करना पड़ेगा। उसके बाद आता है बैक्टीरियल, जैसे कि आप पोमोग्रेनेट में देख सकते हो, धान में देख सकते हो, ब्राउन ब्राउन हो जाना, पत्ते पीले पड़ जाने, ब्राउन स्पॉट्स आ जाते हैं फल के ऊपर, कांड को मजबूत नहीं बन पाता है, झुक जाता है, पत्तों के नीचे आ जाते हैं, फल के ऊपर आ जाता है, पत्ते सिकुड़ जाते हैं, पत्ते मुरझा जाते हैं, पत्ते पीला पड़ के पूरा ब्राउन हो जाते हैं, ठीक है ना सर? ये पैथोजेनिक अटैक के कारण होता है और ये मेजरली आपकी पानी, वातावरण की क्लाइमेट के अनुसार मिल जाते हैं। उसके बाद वेट्स आ गए, जैसे कि हम खरपतवार इस्तेमाल करते हैं। मैं बोलता हूँ कि पहले खेत का जो भी था, ये आप मिट्टी में मिला के डिकम्पोज़र्स आते हैं। वो डिकम्पोज़र जैसे हमारा कार्बन हो गए, ह्यूमिक लिक्विड का हो गया, ह्यूमिक ग्रैन्युल्स का मिला के ये डिकम्पोज़िशन में काम आता है। ये मिट्टी में पच जाता है, ये जैविक की गुण तत्व को बढ़ाता है। तो जीवाणु जो जो हम खरपतवार का इस्तेमाल करते हैं, उसको घटाना है। जिस जगह पे हम उगाते हैं, उसको नहीं स्प्रे करना है। बायोटिक स्ट्रेसेस के कारण क्रॉप क्वालिटी और उसका जो गुण तत्व होने चाहिए, उसके जब मिठास होनी चाहिए, उसके जो खासियत होनी चाहिए, पैदावार क्षमता घट जाता है। उसके बाद आप देख सकते हो फैक्टर्स को प्लांट ग्रोथ को जो मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाता है, वातावरण अनुकूलित नहीं हो पाता है। उसके बाद ये अल्टीमेटली क्या करेगा, आपकी जो पैदावार क्षमता है वो घटा देता है। ये क्या करेगा, आपकी जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, जैसे कि खनिज तत्व चाहिए वो सब नहीं मिल पाता है। खाना बनाने की प्रक्रिया अच्छे से नहीं हो पाता है। बीज की क्वालिटी भी आपको देखनी पड़ती है। आपको सीड ट्रीटमेंट करना पड़ता है, हार्मोन्स को देना पड़ता है, प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स देना पड़ते हैं। ये सब देने पड़ते हैं आपको, ठीक है ना? ये सब किसमें होते हैं? हमारे एसएसपीएल एग्रो केयर सॉल्यूशंस में होते हैं। क्यों हमको बायोस्टिमुलेंट्स इस्तेमाल करना चाहिए? बायोस्टिमुलेंट्स क्या करते हैं कि आपको जैसे हम बच्चे को अगर उसकी बोन की कैपेसिटी बढ़ाना है तो दूध देते हैं, अंडे देते हैं, वैसे हमको देना चाहिए, कार्बन कॉन्स्टिट्यूएंट देना चाहिए। बायोस्टिमुलेंट कार्बन मटेरियल को ज़्यादा ज़्यादा कन्वर्ट करते हैं, तो बायोस्टिमुलेंट्स ये काम करते हैं, ठीक है ना सर? ये आपकी वातावरण को अनुकूलित बनाता है, आइडियल सिचुएशन देता है, रियल सिचुएशन देता है मिट्टी को अच्छे खासा बनाना और बिना अगर आप क्वालिटी अच्छा नहीं उगा रहे हैं, आप ज़हर उगा के अगर खिला रहे हो, तो कौन भरपाई करेगा? वही चीज़ आपको मिलता है सब्सिडी में, आप खा लेते हो। वही ज़हर आप सभी को खिलाते हो, ज़हर का स्प्रे करके वातावरण को प्रदूषित करते हो। वातावरण, पानी प्रदूषित हो जाता है, मिट्टी प्रदूषण हो जाता है। जो स्प्रे करते हैं उनको कैंसर होता है, जो खाते हैं उनको कैंसर आता है। अ, बहुत सारे डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस के कारण बहुत सारे मिसकैरेजेस होते हैं। फर्टिलिटी कम हो जाती है। ये सब आपको माँ बहुत सारे केमिकल्स माँ के दूध में भी मिलता है, तो ये सब आपको जानना चाहिए, ठीक है? और हमारे जो भी एसएचपीएल्स एग्रो केयर के सॉल्यूशंस है, उसके साथ आपको ये मिल सकता है, ये क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ सकता है। कैसे? ये आपकी पैदावार क्षमता को जो खनिज तत्व मिलना है, उसको बढ़ा देता है। जो खनिज तत्व आने-जाने की प्रक्रिया है, उसको सक्रिय कर देता है। न्यूट्रिएंट अपटेक ट्रांसपोर्ट बढ़ा देता है, जर्मिनेशन बढ़ा देता है। जो कि मतलब जड़ें अच्छे खासे मजबूत से बने पाएँ। ये सब आपको इन ऑल टोटल मिल जाता है। ठीक है ना सर? ये पॉइंट आप सभी मेंशन कर पा सकते हो। मिट्टी को मजबूत बनाता है, मिट्टी को गुण तत्वों से भरवा देता है। ठीक है ना सर? तो ये सब आप देख सकते हो। अब आते हैं वाई बायोस्टिमुलेंट, जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे देख सकते हो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में जड़ कितना कम है, बायोस्टिमुलेंट का इस्तेमाल करने के कारण जड़ कितना मजबूत है और कितना ज्यादा घनी है, देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में केमिकल का इस्तेमाल करके कारण जड़ कितने कम है, जैविक का इस्तेमाल करने के कारण जड़ कितने मजबूत है और कितने घनी है, ये सब देख सकते हो। जड़ के भी बाल होते हैं, जड़ के बाल भी बहुत अच्छे खासे इसमें देख सकते हो आप, प्याज के फसल में। उसके बाद आ गया मूंग के फसल में,
उसके बाद फूल में भी देख सकते हैं, कंट्रोल में कैसा है, ट्रीटेड में कैसा है, कंट्रोल में कैसे हमारे हरी सब्जियां दिखती हैं, जैविक में कैसे बायोस्टिमुलेंट्स का इस्तेमाल करके कैसे जैविक में दिखता है। ठीक है ना सर? ये आपको डिफरेंशिएट करने के लिए बहुत अच्छा ये है, स्लाइड है। ठीक है? अब चलते हैं एग्रो केयर के सॉल्यूशंस के अंदर और ये कैसे क्या इस्तेमाल करना है, ये जानकारी हम लेंगे। और आपको अभी मैं जो बोल रहा हूँ अभी तक तो आपको भाषण जैसे लगे होंगे। अगर आपको अच्छा लगा है, यू कैन से इन द चैट बॉक्स अच्छा खासा, यू कैन रिप्लाई मी इन चैट बॉक्स। और अभी हम पॉइंट में आते हैं, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन हम देते हैं। पहले हो गया चार चार किस्सों में हम डिवाइड करते हैं हमारा एसएचपीएल एग्रो केयर सॉल्यूशंस में, एग्रो केयर प्रोडक्ट्स में आपको स्वागत है। और डिटेल में अगर जानकारी लेना है, पेन और पेपर आप बन के रखिए और लिखते रहिए, ये आपकी जानकारी बढ़ाएगा। और ये क्या करेगा, आपको बेसिकली क्या करना है, जो भी आप ले रहे हो, फर्स्ट पहला स्टेज है सॉइल एप्लीकेशन, मिट्टी की गुण तत्व बढ़ाना, मिट्टी की उपचार करना। उसके बाद हो गया बीज उपचरण या जड़ उपचरण। उसके बाद हो गया पैदावार क्षमता बढ़ाने के लिए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। उसके बाद हो गया बायोपेस्ट मैनेजमेंट, जो कि जीवाणु, जो मतलब जो कि ऑर्गेनिक बायोपेस्टिसाइड्स, जैसे कि नीम हो गया, हमारा डॉक्टर गोल्ड हो गया, स्पंजी हो गया, ये सब। ठीक है ना सर? तो पहला प्रोडक्ट है सॉइल एप्लीकेशन में ह्यूमिक ग्रैनुअल्स। इसमें आपको ह्यूमिक सब्सटेंसेस के साथ खनिज तत्व मिलते हैं। ये 5 एकड़ में आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके साथ किसके साथ आप इस्तेमाल कर सकते हो? आप इसको यूरिया के साथ, डीएपी के साथ, पोटास के साथ, सुपर फास्फोरस के साथ, खाद के साथ, जैविक खाद के साथ, मिट्टी के साथ कर सकते हो। और यहाँ पे आपको मेंशन कर चुके हैं, जैसे कि 5 किलो 1 एकड़ में अगर आप ह्यूमिक ग्रैनुअल्स बस केमिकल फर्टिलाइजर्स के साथ, ह्यूमिक ग्रैनुअल्स अगर आप जैविक खाद के साथ कर रहे हो 10 kg, इसके साथ ब्लैक मैजिक 100 ग्राम मिला देना। और अरेका नेट के लिए 500 से 200 ग्राम हर एक पौधे के लिए। अगर आपका पौधा 1 से 3 साल के अंदर है 50 ग्राम, 3 साल के बाद है तो 200 ग्राम हर एक पौधे के लिए, 100 से 200 ग्राम हर एक पौधे के लिए, जो कि प्लांटेशन होते हैं, प्लांटेशन क्रॉप्स। तो ये आपको डिफरेंशिएट कर सकते हैं ह्यूमिक ग्रैनुअल्स का। उसके बाद सर आजकल तो नैनो यूरिया आ गया है, इसके लिए हमने भी लाया ह्यूमिक लिक्विड, कि आप ह्यूमिक लिक्विड के साथ क्या क्या मिलता है। अमीनो एसिड मिलता है, ह्यूमिक एसिड मिलता है, फॉल्विक एसिड मिलता है, ग्रोथ प्रमोटर्स मिलते हैं इसमें। ये ह्यूमिक एसिड है। ये उसमें क्या होता है, ह्यूमिक सब्सटेंसेस मिलते हैं। ठीक है ना सर? ये डिफरेंशिएशन, ये आप स्प्रे में दे सकते हो, ये आप पॉलियर स्प्रे में दे सकते हो, ड्रिप में दे सकते हो, ड्रेंच में कर सकते हो, फूल खिलने से पहले कर सकते हो, फूल खिलने के बाद कर सकते हो, फ्लावरिंग के वक्त भी दे सकते हो। तो ये सब आपको बढ़ाना है। ठीक है ना सर? उसके बाद आपको सर्वो ब्लैक मैजिक आता है। ये दोनों, और इसके साथ हमारे पास ह्यूमस है 2.5 किलो का प्रोडक्ट है, वो भी आप लगा सकते हो। उसके इसको तीनों में मिलाना है, ह्यूमस 100 ग्राम, ह्यूमिक ग्रैनुअल्स में 100 ग्राम और ह्यूमिक लिक्विड में 100 ग्राम। ये कितना ह्यूमिक लिक्विड है, 30 ml 15 लीटर टंकी में, और ये 30 ग्राम 15 लीटर टंकी में लेके स्प्रे करना है। ठीक है ना? इसमें क्या है, 98% का ह्यूमिक एसिड, कि आप सभी को, तो जैसे हमारे बाल होते हैं वैसे पौधे का भी बाल होता है, तो वो बाल को अच्छा खासा बढ़ने में, अच्छा खासा उसी से ही खनिज तत्व, उसी से ही जो पोषक तत्व चाहिए वहां से जाता है खाना बनाने की प्रक्रिया में। तो ये सब मिल जाता है। ये आपको पैदावार क्षमता और ये आपकी जो पीएच इम्बैलेंस है वो सब काम में आ जाता है। ठीक है ना सर? ह्यूमिक ग्रैनुअल्स के साथ कैसे इस्तेमाल कर सकते हो वो दिखाया मैंने आपको। ठीक है ना सर? ओके, ये हो गया सॉइल एप्लीकेशन का। ठीक है सर? सॉरी सर, ପାନ ଚାଷ ପାଇଁ କଣ କଣ ଦେଇପାରିବା ସାର୍? ସାର୍ ମୁଁ ଟିକେ 15-20 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆପଣ କଥା ହେଇପାରିବେ ମୋ ସହିତ। आई विल बी टॉकिंग इन एवरी लैंग्वेज यू वांट। तो प्लीज आप तब तक बने रहिए, सब्र बना के रखिए, हम लास्ट में बात करते हैं। ठीक है? उसके बाद आ गया हमारा बायोपेस्ट मैनेजमेंट में पहले आ जाता है, क्योंकि ये नीम करना पड़ता है आपको, पहले से भापना पड़ता है कि अगर हम पैदावार कुछ कर रहे हैं, हम खेती कुछ कर रहे हैं तो बीमारी आनी ही आनी है। तो पहले से अगर नीम का जड़ उपचरण में, बीज उपचरण में कर लेंगे ना, तो बहुत अच्छा है। बीज उपचरण में क्या करना है, नीम को लेना है, ह्यूमिक लिक्विड को लेना है, ग्रीन को लेना है। ये सभी 10 से 15 ml लेके आप बीज को भिगो के ये आप लगा सकते हो। उसके बाद अगर जड़ उपचरण करना है, जब सिंचाई करते हैं, जब जुताई करते हैं हम, तो उसको जड़ को 20-30 ml लेके 15 लीटर से 30 लीटर टंकी में जड़ को भिगो के आप लगा सकते हो। ये काम आता है। अगर ऐसे ही स्प्रे कर रहे हो, जैसे कि डॉक्टर गोल्ड को मिला के, पंजी को मिला के, तो ये 25 to 30 ml आपको
मिलता है, और 15 लीटर टंकी में इसको आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप ड्रिप या ड्रेंचिंग कर रहे हो तो 1 लीटर आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है ना सर? समझ में आ रहा है ना सर आप सभी को? प्लीज चैट बॉक्स में डालिए। समझ में आ रहा है ना सर आप सभी को? या थैंक यू। और ये हर एक 10-15 दिन में इस्तेमाल कीजिए, ताकि ये आप सभी को अच्छा खासा प्रोटेक्शन दे सके। सभी जीवाणु, ये क्या करता है, नीम क्या करता है ना सर, 40% की जो भी डिजीज आते हैं, जो भी बीमारी आती है पौधे में, वो सब में ये काम आता है। उसके बाद ये आपकी 200 प्रकार की जो भी कीड़ा है, जो भी जीवाणु जिंदा है, जो भी आते हैं, जैसे कि एम्फिस, जैसिड्स, वो सब से भी ये बचाता है। ठीक है ना सर? उसके बाद आ गया ग्रीन। ग्रीन हमको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में आता है, जो कि पैदावार क्षमता बढ़ाने के लिए, कांड को मजबूत करने के लिए, टहनियां बनाने के लिए, पत्तों को हरा भरा रखने के लिए। इसमें क्या क्या मिलता है? ह्यूमिक एसिड मिलता है 12%, एमिनो एसिड 5%, फल्विक एसिड 5%। जो समुद्री काई होती है, जैसे स्पाइरुलिना हमको काम आता है, वैसे समुद्री काई इनको बहुत पोषक तत्वों से भरा हुआ होता है। ये क्या करता है? ये जर्मिनेशन प्रोसेस को बढ़ाता है, ये सीडिंग ग्रोथ करता है, ये सब आप प्राप्त कर सकते हो। ये मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी बनाता है, ये फूल फल को अच्छा खासा निखारता है, उसको अच्छा खासा गुण तत्वों से भर देता है। डोसेजेस कैसे स्प्रे कर सकते हो आप इसको? कोई भी फसल में आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। स्प्रे करने के लिए 2 ml हर 1 लीटर पानी में। अगर आप कुछ ड्रिप या ड्रेंच कर रहे हो तो ये आपको 1 लीटर लेना पड़ेगा, 500 से 1 लीटर। ठीक है ना सर? उसके बाद आ गया सर्वश्री का लिक्विड ऑर्गेनिक कार्बन। ये हमने हमारे हाथ से ही लॉन्च किया था जूम वेबिनार में। बहुत खासा अच्छा खासा रिस्पॉन्स है। जैसे हमारे इंडिया टीम में एक ऑलराउंडर चाहिए, वैसे जैसे कि हार्दिक पांड्या हो गया, जैसे कि रविंद्र जडेजा हो गए, जैसे कि हमारे तो रविचंद्रन अश्विन हो गए, वैसे सब ऑलराउंडर जैसे, ऐसे हमारा लिक्विड ऑर्गेनिक कार्बन ऑलराउंडर परफॉर्मेंस देता है। ये मैग्नीशियम को, पोटेशियम को, ट्रेस एलिमेंट्स को, नाइट्रोजन फॉस्फेट को, ये सब अवेलेबिलिटी करवाता है। ये बेसिकली कार्बन क्यों चाहिए? जैसे पौधे को कार्बन लेके वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, वैसे हमको ऑक्सीजन लेके कार्बन छोड़ते हैं। तो ये पौधे को वैसे ही ऑक्सीजन हमको जैसे चाहिए, पौधे को वैसे कार्बन चाहिए। ये कार्बन कॉन्स्टिट्यूएंट बढ़ाता है। ठीक है ना सर? ये किस वक्त क्या क्या स्प्रे कर सकते हो, मैंने बोला ये ऑलराउंड परफॉर्मेंस देता है। जबकि मतलब कांड की टहनिया की मजबूती के लिए देना है तो इसको सपोर्टिव के हाथ में दे सकते हैं, सर्वक ग्रीन के साथ दे सकते हो। 30 ml 15 लीटर टंकी में अगर स्प्रे कर रहे हो तो 30 ml 15 लीटर टंकी, मतलब 2 ml 1 लीटर पानी में। और ये आपको अगर ड्रिंचिंग और ड्रिप में देना है तो 1 लीटर 1 एकड़ में। और ये लिक्विड के साथ ब्लैक मैजिक में दे सकते हो। बीज उपचरण में आप सर्वनीम के साथ दे सकते हो। माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए सुपर गोल्ड, डॉक्टर गोल्ड के साथ दे सकते हो। सुपर गोल्ड डिसकंटिन्यू है, हम और एक प्रोडक्ट ला रहे हैं सुपर गोल्ड के बदले में, आप जल्दी उसको प्राप्त कर सकते हो। सर्वो जैकपॉट। सर्वो जैकपॉट ऐसा एक प्रोडक्ट है, इसमें जिनसेक मिलता है, फल्विक एसिड मिलता है, नेचुरल बैसिलोनॉइड मिलता है, नेचुरल, जैसे मैंने बताया था बायोस्टिमुलेंट्स में क्या क्या आता है, बैसिलोनॉइड्स आते हैं, नेचुरल साइटोकाइनिन्स आते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आते हैं, नेचुरल एंजाइम्स आते हैं, अमीनो एसिड्स आते हैं। तो ये सब आपको इसमें मिल जाता है। ये क्या करेगा? जो कि हमारी फूल है, जो कि हमारी फल है जो गिर जाता है उसको बचाता है, जो गुण तत्व है उसको बढ़ाता है, जो अनाज है जो कि उसमें मतलब अनाज अच्छा खासा बनने में, अनाज को ज्यादा वजनदार बनाने में, उसकी जो पोषक तत्व उसमें ज्यादा होने में, ये सब काम करवाता है। कैसे करना है? 5 से 7 ml 15 लीटर टंकी में, ग्रीन और जैकपॉट के साथ। ठीक है ना सर? उसके बाद है हमारा कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, नीम के साथ, कार्बन के साथ, जैकपॉट के साथ, ग्रीन के साथ इसको स्प्रे कर सकते हो। ठीक है ना सर? उसके बाद सर्वर स्टिकर आ गया। सर्वर स्टिकर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आप ऐसे स्प्रे दे सकते हो। आपको 10 दिन का जो केमिकल था 20 दिन तक बढ़ा देता है। उसके बाद ये स्प्रे करने के कारण जो 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 जितना केमिकल ज्यादा लगता था वो केमिकल की कमी कर देता है, केमिकल की लागत कम कर देता है। ये स्प्रे का कवरेज एरिया है उसको बढ़ा देता है। ये आपकी ज्यादा अ, पत्तों में ज्यादा फैलता है अच्छा खासा। या ये हमारी, जैसे अगर हम निश्वास प्रश्वास में नाक बंद कर देते हैं तो हमको नहीं मिलेगा ना, तो आप बोलोगे कि मैं मुंह से ले लूंगा, तो मुंह से ले लोगे हवा, लेकिन पत्तों को तो वैसा नहीं है ना। पत्तों के नीचे जो, जैसे कि हमारे नाक होते हैं, स्टोमाटा रहता है, तो स्टोमाटा ओपनिंग में, सेल वॉल बाइंडिंग में, ये सब में ये काम आ जाता है। ठीक है ना सर?
कितना 5 से लेके 7 ml 15 लीटर टंकी में। और ये जो आप केमिकल डालते हो ना, जो कि 5 से ज्यादा 8 से ज्यादा हो जाते हैं, उसको हर एक कण में, पानी के कण में मिलकर अच्छा खासा स्प्रे करने में काम आता है। ठीक है ना सर। जैसे कि इसका नाम है स्टिकर, ये स्टिक करने में काम आता है। मैक्स, सर्वामैक्स क्या करता है, इसका नाम से आप जान सकते हो, पैदावार क्षमता बढ़ा देता है 25 से 30% तक। ये आपकी जो डीएपी यूरिया की लागत जो होती थी उसको 25 से 30% उसको घटा देता है। और ये आपकी जो मिट्टी में लगनी चाहिए उसको बढ़ा देता है, 100% सक्षम बनाता है। क्या आप हर एक जैविक में स्प्रे कर सकते हो। अगर आप केमिकल का स्प्रे कर रहे हो तो स्टिकर ले लीजिएगा, अगर जैविक कर रहे हो तो मैक्स लीजिएगा। ये 5 ml से लेके आप 30 ml ले सकते हो, अकॉर्डिंग टू द स्टेजेस ऑफ द क्रॉप। आप हमसे कंसल्ट कीजिएगा, ठीक है ना सर। उसके बाद आता है हमारा जैसे कि बायो पेस्ट मैनेजमेंट, जैसे नीम मैंने पहले बोल दिया। उसके बाद सर्वर डॉक्टर गोल्ड। सर्वर डॉक्टर गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि यूनिक फॉर्मुलेशन के साथ आता है। और जैसे कि अगर आप दुकान में जाएंगे, वायरल के लिए एक देगा, फंगल के लिए एक देगा, बैक्टीरियल के लिए एक देगा, बहुत सारे डिजीज के लिए एक एक देगा, जो कि 2000 3000 हो जाता है। लेकिन हमारा डॉक्टर गोल्ड जो है आपको 5 प्रकार की बीमारियों से बचाएगा, वायरल से, फंगल से, बैक्टीरियल से। और उसके साथ जमीन में जो भी मिट्टी में बीमारी थी उसके साथ, जो भी पहले फसल की बीमारी थी उसके साथ भी, ये जो भी बीज में बीमारी है उससे भी बचाएगा। ये आप स्प्रे करते रहिएगा। स्प्रे करने के लिए कितना, 2 ग्राम 15 मतलब हर एक पानी के लिए 10 से 15 ग्राम लेना पड़ेगा 15 लीटर टंकी में। 30 ग्राम आप रिकमेंड कर सकते हो जब पौधा बड़ा होगा। नीम इसके साथ हमेशा दिखती है, रहिएगा। उसके बाद सर्वफंजी, सर आपने बोला कि फंगल भी तो चला जाता है डॉक्टर गोल्ड में। सर फंगल जो स्टार्टिंग में होता है वो सब चला जाएगा, लेकिन फंगल का डायरेक्ट इंपैक्ट होता है हमारी फंगल इन्फेक्शन का सेल में। सेल को तोड़ना है तो बड़ा हो जाता है, तो फंजी का इस्तेमाल कर सकते हो नीम के साथ। 30 ml 15 लीटर टंकी में, मतलब 2 ml हर एक लीटर पानी में। ठीक है ना सर। ठीक है ना सर। आप सभी को समझ में आया। आप सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी सब्र बना के अभी तक मेरा बात सुनते रहे हैं। आप बहुत कनेक्टिव ऑडियंस है। आई थैंक टू एसएचपीएल ग्रुप ऑफ मैनेजमेंट की मेरे को इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी देते रहे ये, कि हम इतने सारे जो एग्री एंथुजियास्ट हैं, जो कि खेती करते हैं, उनके साथ जुड़े रह पाए हैं। तो आई थैंक यू एसएचपीएल ग्रुप ऑफ मैनेजमेंट, आई थैंक यू स्टैन सर, आई थैंक यू गोपाल गुंडू सर, एवरीबॉडी। तो आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने इतना अच्छा खासा पेशेंस बना के रखिए था। एंड आपको 15 फेब में और एक सेमिनार में हम मिलेंगे आप सभी को। आई विल बी गिविंग यू विथ ऑल द प्रोग्राम। और आपको अगर कैसा लगा ये प्रोग्राम, कैसा लगा ये आपकी वेबिनार, ये आप हमको बता सकते हो, जता सकते हो इन इन चैट बॉक्स। प्लीज आप आपको प्लीज, आई थैंक यू आप सभी को। थैंक यू अहमद सर, थैंक यू रुबिन सर, थैंक यू उत्पल सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू आदित्य जी, थैंक यू सर। तो आप सभी को मैं एक, लाइक वी हैव सम टाइम, आप हमारे पास और कुछ टाइम बचे हैं। यू कैन आस्क मी एनीथिंग रिगार्डिंग एनी क्रॉप। कुछ डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया आपको, आप मेरे से अभी पूछ सकते हो। कोई खेती के बारे में है आप पूछ सकते हो, हाथ उठा के पूछ सकते हो, चैट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हो। तो प्लीज आप हाथ उठाइएगा और मैं आपको पूछूंगा। ठीक है ना सर, प्लीज। हाथ उठाइए सर। कौन है? पान चाष ପାଇଁ कौन देले परिबा सर? सर संतोष प्रधान जी नमस्कार सर आपनको। सर आपनको मु अनम्यूट करते, आपण କଥା ହେଇ परिए, या अनम्यूट କଥା हुंदु सर। कौन पचारियार थिला? इट्स इन ओडिया सर। सॉरी, अगर और कोई हिंदी में है और कोई लैंग्वेज में है, यू कैन आस्क मी एनीथिंग। संतोष सर कुहंतु। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर, केमिति अछंती? बहुत भल अच्छे। ओके ओके। तो कुहंतु सर, पान चाष को स्टेज रे अछि है ना? पान चाष कह गले आम तो पान ताल पाखापाखि अच्छी, ओके ओके ओके। गचर हूँ गचर ग्रोथ इम्पोर्टेंट कलर ठीक ठाक अच्छी। हमारो जो ब्लैक मैजिक अच्छी सेटा दियंतु, गछ चेर भल बढ़ियो सर। आउ या सहित आपण जदि पान को बहुत भल, पत्र को बहुत बड़ आरे और ता इतरे भल आरे देखिया को जदि लागियो ना, पान तो स्वाद रे भी भल लागे, जो इंटेंशन हमारा थाए। तो ता सहित ग्रीन और जैकपॉट आपण दे पारिए, ठीक अच्छी ना सर? और मैं सर जो भी मेरा नंबर मांग रहे हैं यहाँ पे मैंने डाल दिया है।
तो आप मेरा नंबर, ग्रीन यूज कर रहे हैं। ठीक है, ठीक अच्छी संतोष सर, नंबर ठीक अच्छी। हाँ नंबर थोड़ा दे दीजिए, बाद में फ्री होकर हाँ हाँ, आपसे। मैंने नंबर डाल दिया, चैट बॉक्स में डाल दिया है, तरुण तेजा है मेरा नाम, आप चैट बॉक्स में ले सकते हो, ठीक है। संतोष सर आपण जानी पारले ना कौन कौन यूज करियार अछि, मु म्यूट करछि आपण, ठीक अछि। आगे सर। शुगर केन का भी है सर, शुगर केन का शेड्यूल है, मैं आपको दिखाता हूँ, शुगर केन का स्क्रीन स्क्रीन शेयर कर देते हैं, ठीक है ना सर। ସୁଗାର କେନ୍ ସर, ସୁଗାର କେନ୍ ର ଗୋଟେ ହି ଫଟୋ ଭିତରେ ଆପଣ डिटेल ରେ ଜାଣି परिबे कि कौन, डिटेल रे जानी परिबे कि कौन कौन, सॉरी आई एम टॉकिंग इन ओडिया, डिटेल में जानकारी ले सकते हैं आप, हमारी जो कि अभी मैं स्लाइड प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है ना सर। ये पौधे की, ये हमारे YouTube में भी रिकॉर्ड हो चुका है, उसी में आप देख सकते हो, ये एक ही स्लाइड है जो कि आपको काफी है, पूरा एक सब भर, जो कि आपको बीज बोने से लेके कटाई तक चाहिए, तो ये सोल्यूशन है शुगर केन के लिए, ठीक है ना। और एग्रोकेयर प्रोग्राम सुपर कार्बन प्रोडक्ट नॉलेज, टेल मी सर। सुपर कार्बन गोल्ड, सर ये 3 हो गए, सुपर तो सुपर गोल्ड, कार्बन गोल्ड। सर आप मेरे से स्लाइड ले लीजिए, सीए सर कौन है, जका नवार सर, जका नवार सर सीए सर, आप मेरे से ले सकते हैं। मेरा नंबर मैंने डाल दिया है यहाँ पे, तो फिर से मैं डाल रहा हूँ मेरा नंबर, या संजय सर से भी आप ले सकते हो ये स्लाइड, अब देख के जानकारी ले सकते हैं, ठीक है सर। और कुछ पूछना है? थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और कुछ पूछना है सर आप सभी को, और कुछ कोई जानकारी लेना है? सर काजू फूल ପାଇଁ କୋଉ ଔଷଧ, मधुसूदन सर, काजू फूल ପାଇଁ ଆପଣ जैकपॉट ଆଉ हमारा ग्रीन दियो, ଆପଣ स्प्रे करंतु बहुत भला काम आसीयो, नले जड़ पाखरे ड्रेंचिंग करंतु बहुत भला, ठीक अछि सर। आउ किसी जणियार अछि, और कुछ जानकारी लेना चाहते हो, और कुछ जानकारी पूछना चाहते हो, पूछ सकते हैं सर आप मेरे से। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। आप आपका जो भी वेलकम रिगार्ड्स है आप ये इसमें डाल सकते हो, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू मधुसूदन सर, थैंक यू सर। फोन नंबर मैंने डाल चुका है 8755063398, माय नंबर इज दिस, प्लीज मेंशन दैट। और मैं, चलिए तब तक के लिए अगर आपको कोई डाउट नहीं है और कुछ पूछना नहीं चाहते हैं, तो आई थिंक वी हैव टू गेट रीड ऑफ दिस, एंड आई एम एंडिंग द वीडियो, एंडिंग द सेशन। और एक वेब सेमिनार में हम मिलेंगे आप सभी को, February 15 पे हम मिलते हैं, तो चलिए और एक वेब सेमिनार में, तब तक के लिए आपके लिए अलविदा लेता हूं। पर आप सभी को और एक एक्साइटमेंट न्यूज है कि हमारा एक्सटेंड हुआ है आज के 12 o'clock तक। आप जनवरी में जो बीवी और जो आप मतलब रैंक पाना चाहते हैं, तो आप यू कैन यूज टुडे ऑल्सो, आप उसका रिजल्ट ले सकते हो, उसका आप फायदा उठा सकते हो। और उसके बाद हमारा जो मल्टी लैंग्वेज ट्रेनिंग सेशन है, जैसे ने बताया था कि एवरी डे 6 to 7 होता है, तो आप, जैसे कि मैंने बताया था, ऑन मंडे हिंदी, ऑन ट्यूसडे कन्नड़ा, ऑन थर्सडे वेंसडे तमिल एंड मलयालम, ऑन थर्सडे तेलुगु, और ओडिया को आपको फ्राइडे में दिया गया है। तो यू कैन कनेक्ट अस इन एवरी सिंगल वीक फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज। और ये हमारा वेब सेमिनार रहता रहेगा, जुड़ते रहेंगे, आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए अलविदा लेता हूँ, गुड नाइट, जय सर्वश्री, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सभी को, गुड नाइट, वेरी गुड नाइट, थैंक यू सर, थैंक यू। आप सभी को और एक वेब सेमिनार में मिलेंगे, धन्यवाद।